हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है शैशव अवस्था यानी कि इन्फेंसी स्टेज। शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था और आगे की भी जितनी अवस्थाएं हैं उन सभी को हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि जितना शिक्षाविद हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने जो बालकों का अध्ययन किया है उसके आधार पर जितने मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी अलग अलग स्टेटमेंट दी है अलग अलग अवस्थाओं के लिए। उनको भी डिस्कस करना जरूरी है। साथ ही साथ शैशवावस्था की मुख्य कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विशेषताएं होती है, यानी कि उस अवस्था में बालक का जो व्यवहार है, बालक की जो आचरण है वो किस प्रकार का होता है, उनको भी समझना जरूरी है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम तीन अवस्थाओं को डीपली से डिस्कस करेंगे। एक तो है आपकी शैशवावस्था, इसके बाद बाल्य अवस्था और फिर किशोर अवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी स्टेज। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शैशव अवस्था यानी कि शिशु होने की अवस्था। शिशु होने की अवस्था को ही शैशवावस्था कहा जाता है। जब बालक का जन्म होता है तब उसके बाद वो जीवन की कई ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसको करने में पूरी तरह से अक्षम होता है या असमर्थ होता है। आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हो कि जीवन की क्रियाओं को करने के लिए वो पूरी तरह से डिपेंड होता है। तो इस अवस्था में डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा देखी जाती है और साथ ही साथ अपरिपक्वता यानी कि जो मैच्योरिटी का लेवल होता है वो बहुत ही बिल्कुल भी सही नहीं होता, यानी कि बहुत कम होता है, ना कि ही बराबर होता है। तो ये वो अवस्था है। इसी अवस्था को क्या कहा जाता है? शैशव अवस्था। तो आपको ये ध्यान में रखना है। साथ ही साथ ये पूरी तरह से डिपेंडेंसी को प्रकट करती है, यानी कि एक जो बालक होता है जब वो शिशु भ्रूण के बाद जब वो इस जीवन में आता है शिशु रूप में, तो अगर आप देखेंगे कि जन्म से लेकर 3 वर्ष के बीच की जो अवधि होती है उसमें वो पूरी तरह से डिपेंड होता है अपने माता पिता पे, अपने परिवार के सदस्यों पे, अपने जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं उन पर। खाना पीना, भोजन, नहलाना या वस्त्रों का पूरी तरह से साफ सफाई करना, इन सभी पर वो पूरी तरह से डिपेंड होता है। इसीलिए इस अवस्था को कहा जाता है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था की अगर हम अवधि की बात करें तो जन्म से लेकर 6 वर्ष की अवधि को शैशवावस्था के अंदर रखा गया है। और ये आपको 3-4 बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जन्म से 6 वर्ष की जो अवधि है ये जन्म के बाद की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, यानी कि प्रथम अवस्था। शैशवावस्था को आप जन्म उपरांत प्रथम अवस्था के रूप में समझ सकते हैं। साथ ही साथ शैशवावस्था एक ग्रहणशील अवस्था है। इस अवस्था में ही जो बालक होता है वो बहुत सी चीजों को ग्रहण करता है, सीखता है, खेलता है, कूदता है, व्यवहार करता है, आचरण करता है। तो इन सभी चीजों से वो बहुत चीजों को ग्रहण करता है और इस अवस्था में ही जो बालक चीजों को ग्रहण करता है, जिस प्रकार की क्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है, वही उसके आगे का जीवन को पूरी तरह से निर्धारित करती है। तो जन्म से 6 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था है, जिसे कि जन्म उपरांत प्रथम अवस्था कहा जाता है, ग्रहणशील अवस्था कहा जाता है। और शैशव अवस्था जीवन का क्या है? आरंभ है, उसकी एक आधारशिला है। क्या है? शैशवावस्था। क्योंकि जब बालक जन्म लेता है तो जीवन के बाद जो प्रथम अवस्था आती है वो शैशव अवस्था ही आती है। इसके बाद ही वो बाल्य अवस्था में आता है, किशोर अवस्था में आता है, यंग एज में जाता है और धीरे धीरे ओल्ड एज में जाता है। तो इन्हीं अवस्थाओं में वो अनुभवों को ग्रहण करता है। इन्हीं आयु वर्गों में जब वो आगे बढ़ता है, क्रिया प्रतिक्रिया करता है और विकास की और तीव्रता से अग्रसर होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। साथ ही साथ
शैशवावस्था को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना जाता है। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था इसलिए कहा जाता है शैशवावस्था को, क्योंकि इस अवस्था में यानी कि ये जो अवस्था है, ये जो समय है, जन्म से लेकर 6 वर्ष के बीच में जो बालक का अपने माता पिता के द्वारा या जो भी परिवार के अन्य संबंधी होते हैं उनके द्वारा जो बालक का सही प्रकार से निर्देशन किया जाता है, उनको नियंत्रण दिया जाता है, वही जो आधारशिला है वो आपके जीवन जो उसका होता है उसको आधारित करती है। यानी कि उसी नियंत्रण का, उसी निर्देशन का प्रभाव उसके भावी जीवन पर पड़ता है जो कि आगे आने वाला है। यहाँ मैंने दो बातों की बात की है, दो बातों पर फोकस किया है, निर्देशन और नियंत्रण। नियंत्रण मीन्स इस अवस्था में अगर बालक कुछ गलत प्रवृत्ति कर रहा है, किसी प्रकार की बात नहीं मान रहा, जैसे कि हट करने की प्रवृत्ति, अग्रेसिव होने की प्रवृत्ति, अगर माता पिता के द्वारा सही प्रकार से उनको निर्देशन नहीं दिया गया, गाइडेंस नहीं दी गई कि उनको क्या करना है, किस प्रकार का व्यवहार करना है, किस प्रकार से बातचीत करनी है, किस प्रकार से आचरण करना है, क्या उनकी प्रवृत्ति होनी चाहिए, अगर बालक को इस समय में ही सही प्रकार से निर्देशन और सही प्रकार से नियंत्रण दिया जाए तो आगे आने वाली जो उसकी भावी जीवन होता है वो पूरी तरह से बेहतर होता है, अगर उसको बेहतर निर्देशन और नियंत्रण मिल पाए। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि इसी अवस्था में बालक का बेस तैयार होता है, उसका आधार बनता है। अधिगम की आदर्श अवस्था, अधिगम में सीखना, ये जो अवस्था है, जैसे हमने यहाँ बात भी की है, ग्रहणशीलता की अवस्था, बहुत चीजों को वो ग्रहण करता है, जो भी वो अपने आसपास देखता है, अपने परिवेश में, अपने घर में, अपने विद्यालय में। तो अधिगम की ये आदर्श अवस्था है, क्योंकि इसी अवस्था से, शैशवावस्था से ही 0 से 3 वर्ष की अगर हम बात करें, उसी से ही बालक का समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है। समाजीकरण, वो पहले परिवार से काफी चीजें सीखता है, फिर वो समाज में जाता है, वहां से सीखता है और फिर वो विद्यालय जाता है। साथ ही साथ भाषा सीखने की ये उत्तम अवस्था है, इसीलिए अधिगम की आदर्श अवस्था इसको कहा गया है। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भाषा सीखने की दृष्टि से तो अच्छी है, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से शैशवावस्था का बहुत ही महत्व है। तो शिक्षा की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, समाजीकरण की दृष्टि से और जो भी वो खेल कूद क्रियाएं करता है, इन सभी दृष्टि से ये जो अवस्था है शैशवावस्था, ये अधिगम की बहुत ही आदर्श अवस्था है। इसका मतलब यही है। अब हम समझेंगे क्रो एंड क्रो के अनुसार, ये मनोवैज्ञानिक हुए हैं, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, इन्होंने कहा है कि 20वीं शताब्दी, ध्यान दीजिएगा ये स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि 20वीं शताब्दी में ही बालकों के विकास से संबंधित बहुत सारे अध्ययन कार्य हुए हैं, बहुत सारी समीक्षाएं हुई हैं, बहुत सारे अनुसंधान यानी कि रिसर्चर हुई है। जो भी रिसर्च हुई है उसमें बालक को केंद्र बिंदु माना गया है और बालक के विकास की क्या आवश्यकताएं होती है, क्या क्षमताएं होती है, क्या कैपेबिलिटीज होती है, क्या रुचियां होती है, इन सभी को समझा गया है। कहाँ पर? 20वीं शताब्दी में। इसीलिए क्रो एंड क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है। और ये जो क्वेश्चन है कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि किसकी स्टेटमेंट है या किसका ये कथन है, तो आपको ध्यान में रखना है। क्रो एंड क्रो के अनुसार ये कहा गया कि 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा गया है। अब हम बात करते हैं कि शैशवावस्था से संबंधित कई महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं, यानी कि स्टेटमेंट्स दी गई हैं, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली स्टेटमेंट है थॉर्नडाइक के द्वारा। थॉर्नडाइक ने कहा है कि 3 से लेकर 6 वर्ष की जो आयु होती है उसका बालक अर्ध स्वप्न अवस्था की अवस्था में रहता है। अर्ध स्वप्न अवस्था की अवस्था का मतलब ये होता है कि आधा तो वो रियलिटी में होता है और आधा पूरी तरह से काल्पनिक होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह जो सजीव है, जो वास्तविक है और जो काल्पनिक है, इन दोनों में ही पूरी तरह से अंतर नहीं कर पाता। तो अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक उन्होंने कहा है कि 3 से 6 वर्ष की आयु का जो बालक होता है वो अर्ध स्वप्न अवस्था में ही रहता है। सेकेंड है आपका फ्रॉइड।
सिगमंड फ्रॉइड का कहना है कि व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये किसके द्वारा कही गई है। ये सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है कि व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होता है वह जीवन के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। जैसे कि एक कहावत है, जब एक मिट्टी का घड़ा बनाया जाता है तो जब उसको पका दिया जाता है, बिल्कुल अच्छे से तैयार कर दिया जाता है, उसके बाद उसमें होल नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से जन्म के जो 4-5 वर्ष का समय होता है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, कि वो बालक के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह जो समय है वो उसकी ग्रहणशीलता का समय है, वो उसके अधिगम के आदर्श अवस्था का समय है, वो जीवन की उत्तम अवस्था है। तो उस दौरान में बालक जो समझ लेता है, सीख लेता है, आचरण करना समझ जाता है, वही उसके आगे जीवन भर चलता रहता है। यानी कि लॉन्ग टाइम पर वो इसी प्रकार से ही व्यवहार करता है और इसी प्रकार से ही आचरण करता है। तो उन्होंने कहा है कि 4 से 5 वर्ष तक जो बालक को बनना होता है वह बन जाता है। थर्ड है आपका वॉटसन। वॉटसन का कहना है कि शिशुअवस्था में सीखने की गति अन्य अवस्थाओं की तुलना में क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। तो सीखने की जो गति होती है, क्योंकि सीखने का जो दायरा होता है वो बहुत ही ज्यादा विस्तृत होता है शिशुअवस्था में। जो बालक होता है अपने परिवार से भी सीखता है, सगे संबंधियों से भी सीखता है, जब बाहर परिवेश में जाता है तो समाज से भी सीखता है और फिर विद्यालय से भी सीखता है। तो सीखने का जो दायरा है वो बहुत ज्यादा विस्तृत होता है, इसलिए सीखने की जो गति होती है वो भी बहुत ही तीव्र होती है। एक दो स्टेटमेंट्स और है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू गेसल, जो हमारे मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है कि जन्म से लेकर 6 वर्ष के बीच की जो अवधि होती है, इसमें बालक इस प्रकार से सीखता है कि जो उसके आगे आने वाली 6 वर्ष होते हैं, 0 से 6 वर्ष में वो इतनी तीव्र गति से सीखता है कि उसके जो आगे आने वाले वर्ष होते हैं, यानी कि जो उसको 12 वर्ष में सीखना चाहिए उसका दुगुना वो यहाँ पर सीख लेता है जन्म से 6 वर्ष। ये गेसल ने कहा है। और एक गुड इनफ है हमारे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने भी ये कहा है कि 0 से लेकर यानी कि जन्म से लेकर 3 वर्ष के बीच की अवधि का जो बालक होता है उसका जो मानसिक विकास होता है वो पूरी तरह से हो चुका होता है। तो ये सभी स्टेटमेंट्स हैं और ये काफी महत्वपूर्ण कथन है, काफी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आपको इनको ध्यान में रखना है। अब हम डिस्कस करेंगे कि शिशुअवस्था की विशेषताएं क्या होती है, जिसमें सबसे पहले है कि एक बालक का शिशुअवस्था में शारीरिक और जो मानसिक विकास होता है वो बहुत ही ज्यादा तीव्र होता है। अगर हम शारीरिक विकास की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि जन्म के बाद जो शिशु होते हैं उसके जो अंग प्रत्यंग होते हैं वो बहुत ही कोमल होते हैं, बहुत ही निर्बल होते हैं। लेकिन ये समय है 0 से 2 वर्ष के बीच की अवस्था का। धीरे धीरे उसमें क्या एक परिपक्वता आने लगती है। शारीरिक में हम बात कर सकते हैं शरीर की कर्मेंद्रियों की, जो भी उनके हाथ पैर होते हैं इन सभी की, अंग प्रत्यंगों की, इसमें तीव्रता आती है और धीरे धीरे उसमें मजबूती या हम कह सकते हैं स्थायित्व भी आने लगता है। मानसिक विकास की बात करें तो मानसिक विकास में भी बहुत ज्यादा तीव्रता आती है। एक बालक के अंदर जो भी मेमोरीज होती है, स्मृति होती है, कल्पना करना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण यानी कि किसी भी चीज में फोकस कर लेना, उसके बारे में सोचने लग जाना, इन सभी मानसिक शक्तियों का जो विकास होता है वो भी उसका शिशुअवस्था में आरंभ हो जाता है और पूरी तरह से परिपक्व बालक शिशुअवस्था में हो जाता है, शारीरिक और मानसिक रूप से। सेकेंड है आपका सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता का मतलब यही है कि आयु जैसे जैसे बालक की बढ़ती रहती है वैसे वैसे उसकी भाषा का विकास भी होता रहता है, और जैसे जैसे उसकी भाषा का विकास होता है वैसे वैसे उसकी सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आती रहती है। जब बालक 6 वर्ष का होता है तब वो 15,000 से भी ज्यादा शब्दों को बोलने, समझने या सीखने लग जाता है, यानी कि अंतरक्रिया करने लग जाता है, इंटरेक्शन करने लग जाता है, व्यवहार करने लग जाता है। साथ ही साथ सीखने में भाषा के साथ उसका खेलना, कूदना, दौड़ना, व्यवहार करना, इस प्रकार सभी क्रियाओं में तीव्रता आती है। इसलिए कहा जाता है कि शिशुअवस्था में सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। थर्ड है आपका
कल्पना की सजीवता। जैसे कि बालक जो होता है शैशवावस्था में, वो कल्पना और सजीवता में अंतर नहीं कर पाता, यानी कि क्या इमेजिनेशन है और क्या रियल है इसमें भेद नहीं कर पाता। इसलिए वो कल्पना को बहुत ज्यादा अहमियत देता है, यानी कि उसको बहुत ही इम्पोर्टेंस देता है। अकॉर्डिंग टू रॉस, उनका मानना ये था कि जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती है, उससे बालक को किसी प्रकार की चोट ना पहुंचे, इसलिए बालक जो कल्पना है उसको अधिक महत्व देता है और साथ ही साथ झूठ से भी बचने के लिए या झूठ का भी प्रयोग कर देता है कल्पना के ही अकॉर्डिंग, यानी कि कल्पना के इर्द गिर्द घूमकर हर चीज को इमेजिनेशन करके वो ज्यादा झूठ भी बोलने लगता है। लेकिन जैसे जैसे जो कल्पना है, जो अज्ञानता है, उसका जो अंधेरा है वो दूर होता रहता है, आयु वर्ग में जैसे वो आगे बढ़ता रहता है, ये कल्पना उसकी पूरी तरह से रियलिटी में बदल जाती है। तो पहले शैशवावस्था में किस चीज की ज्यादा पाई जाती है प्रवृत्ति, वो होती है कल्पना, इमेजिनेशन। फोर्थ है आपका दूसरों पर निर्भरता, यानी कि डिपेंडेंसी। जैसे हमने डिस्कस भी किया है कि स्टार्टिंग तौर पर अपने नहाने में, खाना खाने में, भोजन करने में और भी जो भी कार्य होते हैं बालक के, वो पूरी तरह से अपने माता पिता पे ही डिपेंड होता है। लेकिन धीरे धीरे ये पर निर्भरता स्वयं की निर्भरता पे आ जाती है, यानी कि आत्मनिर्भरता पे आ जाती है। और शैशवावस्था में बालक इसके अलावा, यानी कि भोजन, वस्त्र, खेल खिलौने, इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि अपनी रक्षा करना या कोई ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्राप्त करना या ज्ञान के लिए, इन सभी चीजों के लिए भी वो अपने माता पिता पे डिपेंड होता है। फिफ्थ है आपका नैतिक गुणों का अभाव। शैशवावस्था में नैतिक गुणों का पूरी तरह से अभाव रहता है, यानी कि जो मोरल, जो एजुकेशन होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो पूरी तरह से क्या होती है, न्यून होती है, यानी कि नील के बराबर होती है। क्योंकि बालक इस अवस्था में नहीं समझ पाता क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बालक हर समय हर स्थिति में अपनी आवश्यकताओं की ही पूर्ति करना चाहता है, यानी कि जो उसको चाहिए वही उसको चाहिए, और वो अपनी इच्छाओं को एकदम प्रकट कर देता है। तो शैशवावस्था का एक ये भी गुण है कि नैतिक गुणों का पूरी तरह से अभाव रहता है। सिक्स की अगर हम बात करें संवेगों का प्रदर्शन, संवेग यानी कि बहुत सारे संवेग होते हैं, क्रोध, प्रेम, घृणा, फिर ये सभी, इन सभी का जो प्रदर्शन है वो शैशवावस्था में करता है बालक, इसीलिए इनको संवेग प्रधान, शैशवावस्था को संवेग प्रधान अवस्था भी कहा जाता है। और वो पूरी तरह से अपने संवेगों का प्रदर्शन करता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि बालक जो भी संवेगों का प्रदर्शन कर रहा है किसी के आगे, वो पूरी तरह से क्या होता है, अपरिपक्व होता है, मैच्योरिटी नहीं होती। क्योंकि क्या चीज किसके सामने बोलनी है, किस व्यक्ति के सामने, क्या स्थान है, क्या समय है, उसकी वो परवाह नहीं करता, बस अपनी भावनाओं को, अपने संवेगों को प्रकट कर देता है। पर धीरे धीरे जैसे वो आयु में आगे बढ़ता है, इस पे वो कंट्रोल करना सीख जाता है। सेवेंथ है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। शैशवावस्था का ये महत्वपूर्ण गुण है। कई बार आपने देखा होगा आपके घर परिवारों में भी जो बच्चे होते हैं वो काफी तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके आसपास जो भी व्यक्ति रहते हैं उनसे पूछते हैं ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, अब क्या होगा आगे। मूवीज देखते टाइम भी, कार्टून्स देखते टाइम भी, या कोई भी जो उनके क्वेश्चंस आते हैं, तो ये जो जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, वो बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन इसको शांत करने का तरीका यही नहीं है कि बच्चों को डांटा जाए। जरूरत इस बात की है कि जो उनके क्वेश्चंस है उनका आंसर दिया जाए और फिर उनकी जिज्ञासा को शांत किया जाए। 8 है दोहराना। ये जो प्रवृत्ति है इसमें बालक में शैशवावस्था में दोहराने की जो प्रवृत्ति होती है उसमें बहुत ही ज्यादा तीव्रता आती है। क्योंकि वो आसपास जो भी चीजें होता है वो अपनी ही चीजों को, यानी कि अगर हम उनके अकॉर्डिंग की बात करें, बालक के अकॉर्डिंग, बालक के अनुसार जो भी बालक, शिशु जो भी गतियां करता है, जो भी ध्वनियां निकालता है, उसी को ही बार बार रिपीट करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अलावा वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो इसीलिए वो दोहराने की प्रवृत्ति इस अवस्था में पाई जाती है। आपने कई बार देखा होगा छोटे बच्चों को हम अगर चारपाई मंजी पे लेटा देते हैं तो वो अपने हाथ पैर को मारते हैं बड़ी तेज तेज से, या वो बैबलिंग करना शुरू कर देते हैं और ये रिपीट करते रहते हैं वो। तो इससे क्या होता है, उनको एक सुखद अनुभव फील होता है, तो दोहराने की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। 9th है आपका अंतर्मुखी व्यक्तित्व, यानी कि जो बालक होता है वो स्वयं के प्रति बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है।
यहाँ पर एक बात को समझना जरूरी है, स्वयं प्रेम को फ्रॉइड ने इसे स्वयं प्रेम को नोरिज्म का नाम दिया है। बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। तो फ्रॉइड के अकॉर्डिंग जो स्वयं प्रेम है, जो बालक का स्वयं के प्रति प्रेम होता है, वो क्या है, नोरिज्म। और अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है, यानी कि स्वयं के बारे में सोचना, स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति करना, स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। किसी और को भी अगर वो देखते हैं, अपने जो भाई बहन होते हैं या और भी जो उनके घर में कोई मेहमान आ जाता है, उनसे पूरी तरह से वो मुंह मोड़ लेते हैं, उनसे बात नहीं करते। या कोई भी चीज है तो बालक सोचता है पहले मुझे ही मिलनी चाहिए। अगर कोई किसी को प्यार कर रहा है तो पहले मुझे ही मिलना चाहिए, कोई टॉयज है पहले मुझे ही मिलना चाहिए, या कोई खाने की चीज है तो पहले मुझे ही मिलनी चाहिए। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व में पाया जाता है। लेकिन बाद के वर्षों में वही, जैसे कि वो एज में आगे बढ़ता है, शिशुअवस्था से बाल्यावस्था में आता है, ये जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है ये बहिर्मुखी हो जाता है, यानी कि लोगों की भी, औरों की भी इच्छाओं और उनकी आवश्यकताओं को बालक समझने लगता है। 10th आपका अनुकरण के द्वारा सीखना। बालक जो है वो अनुकरण के द्वारा सीखता है। बालक अपने आसपास जो भी क्रियाएं होती है उनको देखता रहता है और उसी को दोहराता रहता है। तो इस प्रकार के अनुकरण की जो प्रक्रिया है वो उसमें पाई जाती है। चाहे किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार हो, या अगर आप देखेंगे कि किचन में मम्मी खाना बना रही है तो बालक भी उसी प्रकार से व्यवहार करने लग जाता है। सीखने का हो, खेलने का हो, काम करने का हो, भोजन बनाने का हो, इन सभी की जो अनुकरण है, इस सभी का जो दोबारा रिपीट करता है वो बालक करता है। और शैशवावस्था में इस प्रकार की दोहराना और अनुकरण के द्वारा सीखना, इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। तभी ये कहा जाता है कि इस अवस्था में जो बालक है उसके सामने जो भी व्यवहार किया जाए, आचरण किया जाए, वो बहुत ही सदाचारी होना चाहिए, क्योंकि उसी प्रकार का जो आचरण है, व्यवहार आपसे अनुकरण के माध्यम से सीखता है। और इन विशेषताओं के अलावा भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि स्व प्रेम की आकांक्षा, वो चाहता है कि माता पिता जो परिवार के सदस्य है वो उन्हीं को ही लाड प्यार करे। आपने देखा होगा इस अवस्था में बालक हर किसी की गोदी में जाना चाहता है, हर किसी से प्यार पाना चाहता है। तो एक प्रेम की आकांक्षा भी रहती है। साथ ही साथ जो भी बालक कार्य करता है वो उसके इंद्रजनित जो ज्ञानेंद्रियां होती है, कर्मेंद्रियां होती है, उन्हीं के ही माध्यम से करता है। अपने हाथ पैर को इधर उधर हिलाता है, अगर कोई बॉल देख ले तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो बालक का व्यवहार होता है शिशुअवस्था में, वो पूरी तरह से मूल प्रवृत्ति पर प्रभावित होता है। यानी कि जो भी बालक व्यवहार करता है, आचरण करता है, उसके पीछे उसकी जो मूल प्रवृत्ति होती है वही उसको प्रभावित करती है। जैसे कि एक बालक की हठ, उसकी किसी प्रकार की जिद, या किसी प्रकार का भी मनमानी कार्य करना, उसको समाज के जो भी रीति रिवाज है, मान्यताएं हैं, या समाज उससे क्या एक्सपेक्ट करता है, इसका कोई भी परवाह नहीं होती। तो उसका जो व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्तियों से पूरी तरह से प्रभावित रहता है। तो यही है शिशुअवस्था में जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि महत्वपूर्ण कथन कौन कौन से दिए गए हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, साथ ही साथ उनके जो जो विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसी प्रकार हम इसको आगे कंटिन्यू भी रखेंगे कि शिक्षा में भी शिशुअवस्था के किस प्रकार से महत्व है उसको भी जानेंगे। आई होप आपको लेसन पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।